पृष्ठ संख्या 120। आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे। अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया यानी महाराष्ट्र में स्थित एक स्थान में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बंबई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियों और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूं, तो तुम वहां सो सकते हो। पृष्ठ संख्या 121। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, यहां हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अकल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूं, जेकब सर्कल में रहता हूं। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ या मुझ पर शक नहीं है। रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे 8 डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते, तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके साथ यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफी तारीफ की थी। पृष्ठ संख्या 122। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है। इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, एसएच रजा के नाम के छात्र के 1-2 जल रंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए।
एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड योर स्टफ मिस्टर रजा, यानी रजा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रुडोल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक इमैनुअल श्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीजें होती चली गईं। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उसका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई। मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे। वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन भर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे। मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। पृष्ठ संख्या 123। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उससे उबर काम में जुट गए। 1948 में मैं श्रीनगर आया। वहां चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबीलों का आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहां चाहें वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहां जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पैंटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहां से आए हो? नाम क्या है? मैंने बता दिया कि मैं रजा हूं, बंबई से आया हूं। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसाक से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूं। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। बंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। पृष्ठ संख्या 124। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे कहा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो?
मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया। फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? सेजा, वॉन गॉग, गोगा और पिकासो, मातीस, शागाल और ब्रॉक। पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे यानी सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। पृष्ठ संख्या 125। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूं। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है वह तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था। मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूंगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी। अभ्यास पाठ के साथ। 1. रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? 2. बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? 3. भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? 4. रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही? ख. रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पाठ के आसपास। 1. रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। 2. चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। 3. हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? 4. राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम बनाइए। भाषा की बात। 1. जब तक मैं बंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था।
इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मेरे बंबई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। क, जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। ख, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। ग, जब तक रोहित दरवाजा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। घ, जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। 2. आत्मा का ताप पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिसमें औ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऑफ, ब्लॉक। नॉर्मल। नीचे दिए गए शब्दों में यदि औ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा? दोनों शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हाल, काफी, बाल।